प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। विषय है तहव्वुर राणा की जो प्रत्यर्पण हुआ है अमेरिका से भारत में, उस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसके इम्प्लीकेशंस देखेंगे। भारत की आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में हमें, नेशनल सिक्योरिटी के संदर्भ में हमें इस विषय को किस रूप में देखना चाहिए, एनआईए की इसमें क्या भूमिका है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किस तरीके से कार्यवाही करता है हमारे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए, और सबसे बड़ी बात हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के असेट्स, हमारे देश के जितने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उस पर निगाह गड़ाने वाले जो आतंकवादी हैं या किसी भी प्रकार के क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, गैंगस्टर हैं, कुछ भी हैं, उनको किस तरीके से रूल ऑफ लॉ के तहत ही, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के तहत ही उनके साथ न्याय किया जाएगा। और इसके लिए भारत सरकार ने अपनी जो वैधानिक शक्ति है उसको दिखाया है। आपको बता दूं कि ये जो प्रत्यर्पण का मामला है, प्रत्यर्पण कैसे किया जाता है, किसी भी आतंकवादी को दूसरे देश से कैसे किसी अन्य देश में लाया जाता है, इसको जानने के पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि प्रत्यर्पण संघ सूची का विषय है। यानी जो भारतीय संविधान का 7th शेड्यूल है उसमें आर्टिकल 246 के तहत बताया गया है कि प्रत्यर्पण के मामले पर कोई भी निर्णय या कोई लेजिस्लेशन अगर करना है तो वो केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकारों के पास कोई अधिकार इस पर नहीं होता। और प्रत्यर्पण क्यों किया जाता है? अगर किसी भी देश में कोई भी अपराधी, कोई आतंकवादी, कोई भी कुख्यात ऐसा आतंकवादी जिसने आपराधिक घटना करी है, टेरर घटनाओं को अंजाम दिया है और वो किसी दूसरे देश में जाकर उसने शरण ले लिया है, शेल्टर ले लिया है, और उसे हमें वापस ले आकर के अपने देश में अगर उसके खिलाफ मुकदमा चलाना है, चार्जशीट फाइल करना है, उसे दंडित करना है, तो ऐसी स्थिति में प्रत्यर्पण बहुत जरूरी होता है। और जब दो देशों के बीच में प्रत्यर्पण संधि होती है तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि दो देशों के बीच में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, यानी जो कानूनी सहायता होती है एक दूसरे के प्रति, वो सुनिश्चित होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2008 में, जिसे हम 26/11 कहते हैं, यानी खतरनाक जो मुंबई आतंकी हमला हुआ, जिसमें ताज होटल शिकार हुआ, जिसमें ओबेराय होटल शिकार हुआ, जिसमें 166 निर्दोष भारतीयों ने अपनी जान दे दी, जिन्हें भारत के संविधान ने जीने का अधिकार दिया था, जिन्हें भारत के संविधान ने आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ कहा था, और उनके सब जो दिवंगत लोग हुए उनके माँ बाप ने या उनके किसी के पति ने, किसी के पत्नी ने, सबके लिए अलग अलग सपने सजोए थे। इन सब सपनों को तार तार किया था आतंकवादियों ने। और जब मुंबई आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले के पीछे एक जो मास्टरमाइंड था वो था तहव्वुर राणा। तहव्वुर राणा ने पूरी प्लानिंग करी, स्ट्रैटेजी में काम किया, स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में किस तरीके से मुंबई आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाएगा। और उसके बाद जब ये आतंकी हमला हो गया और भारत के लिए एक बहुत बड़ा बिग ब्लो था ये सिक्योरिटी के लेवल पे, उसके बाद ये भाग गया और अमेरिका में जाकर के इसने अपने को छुपाया, हाइड आउट किया। और उसके बाद ये लगातार अमेरिका से हम लोग असिस्टेंस मांग रहे थे कि हमें तहव्वुर राणा को इंडिया में वापस लाना है और उसके खिलाफ कार्यवाही करनी है। तहव्वुर राणा को लाना इसलिए भी जरूरी था कि हमें दुनिया को भी मैसेज देना है, पाकिस्तान को भी मैसेज देना है कि भारत की धरती पर कोई अगर आतंकी हमला करता है और वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर के छुपा है तो उसे हम अपने देश में ले आकर के उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। इसके लिए हमने जिस संस्था को नियुक्त किया और उसे एक पावरफुल पोजीशन दिया, उसका नाम है एनआईए, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्या किया है वो आप देख सकते हैं। एनआईए की कोर्ट में ये फैसला सुनाया गया है कि उसे 18 दिन के रिमांड पर, यानी कस्टडी में डाल दिया गया है। एनआईए किस तरीके से कस्टडी में डालती है ऐसे आतंकवादियों को, हमें ये जानना भी जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि वर्ष 2008 में जब मुंबई आतंकी हमला हुआ
तो ऐसा लगा कि हमें एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चाहिए नेशनल लेवल पे जो आतंकवाद के हर पुर्जे पुर्जे को खोल डाले, सारे मामलों को वो धो डाले, और जो भी अपराधी है, जो भी कल्प्रिट है, उसको किसी भी कीमत पर न छोड़ा जाए। इसके लिए हर तरीके का पर्दाफाश करने में वो संस्था निपुण हो, और ऐसे ही उद्देश्य के साथ इस संस्था को बनाया गया। भारत की संसद में एक बिल पारित किया गया जिसे हम एनआईए बिल कहते हैं। 2008 में एनआईए एक्ट जब बना तो एनआईए अस्तित्व में आया, और एनआईए को काम दिया गया कि जितने भी टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म, और टेररिज्म के जितने मैनिफेस्टेशंस हैं, जितने रूप हैं, उन सब से निपटने का जो अधिकार है वो एनआईए को दिया गया। और एनआईए को जो पहला सबसे बड़ा अधिकार दिया गया वो था इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेरर सस्पेक्ट्स। कोई भी आतंकवादी जो संदिग्ध तरीके से आतंकी हमला भारत में करने जा रहा है, उसके इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार एनआईए के पास है। दूसरा काम एनआईए ये करता है कि किसी भी आतंकवादी के खिलाफ अगर हमें मुकदमा चलाना है तो सबसे पहले आरोप पत्र दायर करना होता है उसके खिलाफ, यानी चार्जशीट फाइल करना होता है। तो एनआईए को यह अधिकार दिया गया है कि वो आतंकवादियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करेगा। तीसरी चीज है प्रोजिक्यूशन का अधिकार, यानी एनआईए किसी भी आतंकी के ऊपर अभियोग चलाने के लिए सशक्त किया गया है, एम्पावर्ड किया गया है। और चौथी बात है एनआईए के स्पेशल कोर्ट होते हैं। एनआईए अपने स्पेशल कोर्ट के माध्यम से वर्डिक्ट देता है, अपराधियों को दंडित करता है। तो एनआईए के इसी स्पेशल कोर्ट के द्वारा ये अभी तहव्वुर राणा का जो केस है ये देखा गया, और इसमें जो एनआईए के जज थे चंद्रजीत सिंह, उन्होंने इन कैमरा हियरिंग करी, और एनआईए जो काउंसिल और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे नरेंद्र मान, उनके प्ली पर, उनकी याचिका पर 20 दिन के रिमांड की बात की गई, और कहा गया है कि जितनी कठोर से कठोर सजा दी जा सकती है ऐसे अपराधी को जिसने भारत की संप्रभुता पर क्वेश्चन मार्क लगाया, जिसने भारत की अखंडता पर क्वेश्चन मार्क लगाया, जिसने भारत के लॉ एंड ऑर्डर पर क्वेश्चन मार्क लगाया। क्योंकि आपको याद होगा कि 26 नवंबर के दिन ये घटना घटी थी, और 26 नवंबर को भारत का विधि दिवस मनाया जाता था उस समय। बाद में उसे संविधान दिवस कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन डे, लेकिन लॉ डे जिस दिन हम मना रहे थे उस दिन भारत के कानून व्यवस्था को तार तार करते हुए, और उसी दिन हमारे संविधान का इनैक्टमेंट हुआ था 1949 में 26 नवंबर को। ये दिन चुना था इन लोगों ने मुंबई आतंकी हमला करने के लिए। इसलिए भारत ने ठान लिया कि हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से एक ऐसा औजार तैयार करेंगे, एक ऐसी संस्था तैयार करेंगे जो कानूनी रूप से इतनी विस्फोटक, इतनी बारूदी होगी कि वो आतंकवादियों को किसी रूप में नहीं छोड़ेगी। और एनआईए को इस रूप में सशक्त किया गया। अब आपको बता दूं कि एनआईए को ये जो 4 अभी मैंने आपको पावर बताया कि इन्वेस्टिगेशन करने का, फिर चार्जशीट फाइल करने का, प्रोसिक्यूशन करने का, और एनआईए स्पेशल कोर्ट के माध्यम से दंडित करने का जो अधिकार दिया गया है, वो सब तो है ही। लेकिन जब भारत सरकार ने देखा कि देयर इज अ क्लोज लिंक बिटवीन टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यानी भारत में अगर आतंकवाद बहुत मजबूती से फल फूल रहा है और सस्टेनेबल मोड में जा रहा है और एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के रूप में उभर रहा है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो नेटवर्क्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं टेररिस्ट्स को, यानी ड्रग ट्रैफिकर्स, वीपन स्मगलिंग करने वाले लोग, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले लोग, साइबर क्राइम, जितने भी वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग करने की चीजें हैं, ऐसे जो सिंडिकेट्स हैं वो टेररिस्ट को पूरा सपोर्ट करते हैं, और उनके टेरर नेटवर्क्स को टेरर फंडिंग इससे मिल जाती है और उनका सिस्टम चलता रहता है। दैट इज वाई भारत सरकार ने यह सोचा कि जब तक हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म के बीच का लिंक नहीं तोड़ेंगे तब तक आतंकवाद को पूर्ण रूप से निस्तेनाबूद हमारे देश में नहीं किया जा सकता। दैट इज वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड पास्ड एनआईए अमेंडमेंट बिल इन 2019, और एनआईए को नया अधिकार दिया गया। पहली बार एनआईए को कुछ नए पावर दिए गए।
अभी तक एनआईए को टेररिज्म के केसेस को देखना होता था, लेकिन पहली बार भारत सरकार ने कहा कि अब एनआईए साइबर क्राइम से रिलेटेड मुद्दों को इन्वेस्टिगेट करेगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव दुर्व्यापार के मुद्दों को देखेगा, जो वीपन स्मगलिंग की चीजें हैं, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस यानी विस्फोटक सामग्री, आरडीएक्स है, टीएनटी है, या कोई भी ऐसी जिलेटिन रॉड्स हैं, ऐसी जो विस्फोटक सामग्री यूज करते हैं टेररिस्ट, इन सब से रिलेटेड मामलों में इन्वेस्टिगेशन करने का काम भी एनआईए करेगा। और एनआईए को और भी कई प्रकार के पावर इसमें दिए गए कि अगर किसी भी प्रकार का एटॉमिक एनर्जी या एटॉमिक रिएक्टर से रिलेटेड अगर कोई क्राइम होता है, जिसको हम न्यूक्लियर टेररिज्म भी कहते हैं, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार एनआईए को दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि एनआईए को पहली बार ड्रग ट्रैफिकिंग से पूरे देश भर में डील करने का अधिकार दिया गया कि भारत के किसी भी राज्य में अगर ड्रग सिंडिकेट्स हैं, ड्रग कार्टेल्स काम कर रहे हैं, एनआईए को फ्री हैंड दिया गया कि एनआईए जांच पड़ताल करे, उनके खिलाफ मुकदमा चलाए, कार्यवाही करे, उनके जो भी बोट्स वगैरह हैं जिसमें ड्रग्स हैं उसको सीज करे, सीज करके उसको अटैचमेंट उसका करे, कुर्की करे, नीलामी करे, इन सब पावर्स को दिया गया एनआईए को। और एनआईए को जब ये पावर मिला तो एनआईए ने ताबड़तोड़ पूरे देश भर के अलग अलग हिस्सों में कार्यवाही करनी शुरू की। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड केसेस हों उसमें भी काम किया। प्रिजन रेडिकलाइजेशन, हमारे देश में बेंगलुरु में देखा गया कि जो जेल हैं, जेलों में बंद जो कैदी थे वो वहां पर पूरा इस्लामिक रेडिकलाइजेशन फैला रहे थे ताकि जिहादी मेंटेलिटी के साथ और लोग जो है भारत के खिलाफ कार्यवाही कर सकें। उसको दूर करने के लिए भी पूरा इन्वेस्टिगेशन करने का काम किया गया। गजवाए हिंद एक मॉड्यूल है कि तमाम ऐसे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो चाहते हैं कि इंडिया इस्लामिक किंगडम बन जाए, इंडिया में इस्लाम का शासन हो, उनके दिमाग में गजवाए हिंद चल रहा था और वो गजवाए हिंद के लिए अनेक प्रकार की कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। एनआईए ने ऐसे सभी मॉड्यूल और ऐसे सभी नेटवर्क्स को तोड़ा, उनका भांडाफोड़ किया, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की और ऐसे लोगों को जेल में डाला। उनके व्हाट्सएप जो मैसेजेस हैं, जो चैट्स हैं, उसको सर्च किया, उसमें देखा कि क्या कम्युनिकेशन किया जा रहा है, किस तरीके के टास्क दिए जा रहे हैं रेडिकल लोगों को भारत के खिलाफ काम करने का। तो इस तरीके से एनआईए ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि एनआईए को एक और बड़ा पावर दिया गया कि भारत के बाहर भी आतंकी मामलों में अगर कोई जांच पड़ताल करनी है और किसी को वापस ले आना है तो एनआईए को यह अधिकार दे दिया गया। इसके बाद एनआईए ने ताबड़तोड़ खालिस्तानियों के खिलाफ काम करना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर, कनाडा में, यूएस में, जहां जहां देखा गया कि खालिस्तानी लोग काम कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट में, वहां पर एनआईए के लोग, एनआईए की टीम गई, वहां पर जांच पड़ताल करके भारत के पक्ष में काम करने की कोशिश की गई। तो इस तरीके से एनआईए ने अपनी बहुआयामी भूमिका सुनिश्चित करते हुए राष्ट्र की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम किया है। और जब हम आईएएस और पीसीएस दोनों एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें इंटरनल सिक्योरिटी का एक सेगमेंट है, आप सब जानते ही हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में आपसे एनआईए की भूमिका और उसकी चीजों के बारे में पूछा जा सकता है, फंक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए ये सब इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी रेलिवेंट है। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने एनआईए पर इतनी ज्यादा चर्चा इसलिए भी करी है क्योंकि इस पूरे मामले में एनआईए इन्वॉल्व है। एनआईए का जो कोर्ट है वही तहव्वुर राणा को अरेस्ट करने के बाद जब वो अराइवल हुआ उसका इंडिया में, उसके खिलाफ मुकदमा चलाना, उसको दंडित करने की जितनी प्रक्रियाएं हैं सब एनआईए ही कर रहा है। इसलिए हमने एनआईए को बेस बना करके आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी है कि अब भारत जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है, यानी आतंकवाद से निपटने के लिए किसी भी स्तर पर सहिष्णुता नहीं, यानी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इंडिया के किसी भी लैंड को, किसी भी टेरिटरी को टेरर पर्पसेस से यूज करने की कोशिश की जाती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा भारत की एजेंसीज के माध्यम से। और भारत की एजेंसीज ने इतना काम कर दिया, इतना हवा क्रिएट हो गया पाकिस्तान में भी और दुनिया के अलग अलग देशों में भी कि एनआईए के लोग जो है
कई आतंकवादियों को पाकिस्तान में जो है मौत के घाट उतरवा रहे हैं। इंडिया का जो इंटेलिजेंस विंग है, चाहे आईबी के और रॉ के लोग हैं, ये पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकवादियों को मार रहे हैं या मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। इस तरीके से भारत ने अब एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाया है कि आज का भारत डरने वाला भारत नहीं है। आज का भारत अपने हितों के लिए प्रोएक्टिव होकर के काम करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कमियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी। निश्चित रूप से एनआईए हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो या हमारी कोई भी प्रक्रिया हो, उसमें कुछ न कुछ कभी कमियां और ढीलापन भी दिखता है। इसमें केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण रूप से देखना चाहिए कि एक्सिलरेट करे, प्रोसेस को स्पीड अप करे। किसी भी तरीके का जो संशय है तमाम लोगों के मन में कि सरकार किसी भी प्रकार का समझौता कर सकती है, उस सारे संशय को सरकार को दूर करना आवश्यक है और सरकार दूर कर भी रही है। केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके नेतृत्व में आंतरिक सुरक्षा को लेकर के रिव्यू मीटिंग्स लगातार की जा रही हैं। चाहे नक्सलवाद हो, माओवाद हो, पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद हो, इन सबको कैसे डील किया जाएगा, कब तक डील किया जाएगा, क्या टाइम प्लान है, इन सब पर लगातार वरिष्ठ अधिकारियों से बात हो रही है और उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो आज के प्रोग्राम में हमने एनआईए पर और तहव्वुर राणा पर यह चर्चा की और अगले प्रोग्राम में हम किसी एक और विशेष बर्निंग इशू को लेकर के उपस्थित होंगे, आपको उसके सारे आयामों के बारे में बताएंगे। अगर आप प्रशिक्षण आईएएस के प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों से इसको साझा करिए, शेयर करिए, इसके बारे में बताइए कि सिविल सर्विसेज और पीसीएस और अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए जो रेलिवेंट मटेरियल्स है वो सब आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। मेरा नाम विवेक ओझा है, मैं आपसे लगातार इन विषयों पर मिलता रहूंगा और हम इस विषय पर और ज्यादा समावेशी ढंग से एक ओपिनियन मेकिंग करते रहेंगे। धन्यवाद।